नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर आपको दिखाते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला के नाम से एक पहल शुरू की है और इसका असर दिखाई देने लगा है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने-अपने जिलों में इस पीडीए पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो पहल है वो सरकार के एक फैसले के विरोध में की जा रही है। सरकार का वो फैसला है जिसमें स्कूल मर्जर को बताया गया है, जो स्कूलों के विद्यालयों को जो मर्जर किया जा रहा है, उसके विरोध में पहल की जा रही है और जगह-जगह जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो अब पीडीए की पाठशाला शुरू कर रहे हैं। सहारनपुर से एक तस्वीर सामने आई है, उसके बाद आपको पूरी खबर को बताते हैं। सहारनपुर से वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीडीए के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं होने देंगे। सरकार ने एक फैसला लिया है और ये फैसला कुछ ऐसा है कि सरकार ने बताया कि जिस स्कूल में 50 से कम छात्र हैं, उनका मर्जर किया जाए। स्कूल बंद करने की बात नहीं, साफ-साफ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी बोला है कि स्कूल बंद करने की कोई बात नहीं है। जहां पर छात्रों की संख्या कम है, वहां पर हम इस स्कूल को थोड़ी दूरी पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन छात्रों की संख्या के हिसाब से देखते हुए सरकार ने कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा था और बताया था कि कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर एक भी छात्र नहीं है। इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि स्कूल को मर्जर किया जाए, जहां 50 से कम छात्र हैं, वहां के स्कूलों को दूसरे में विलय किया जाए। और साथ ही साथ ये भी बोला कि 50 स्कूल जहां पे छात्र हैं, वहां पर कम से कम 3 शिक्षक भी होंगे। सबसे बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कंधों पर जो शिक्षकों की होती है, लेकिन अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं आएंगे तो स्कूल में शिक्षक पहुंच कर क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि ये सवाल ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है और सहारनपुर से हुई तस्वीर आपको हमने तस्वीर दिखाई थी, उस पीडीए की पाठशाला में बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जा रहा, बी फॉर बॉय नहीं पढ़ाया जा रहा, सी फॉर कैट नहीं पढ़ाई जा रही। वहां पे पढ़ाया जाएगा ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। इस तरीके की बातें और कहते हैं कि पढ़ाई में भी अब राजनीतिकरण होने लगा है और शायद यही कारण है कि लाइमलाइट में आने के लिए कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता अपने घरों में या आसपास कहीं पाठशाला चला रहे हैं और पाठशाला का रूप दे रहे हैं और इसका नाम रख दिया पीडीए पाठशाला। इसमें पिछड़ा दलित के नाम से जो इन्होंने बताया कि पिछड़ों, गरीबों और वंचितों को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हमारे साथ अभी ज्ञानेंद्र जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी में ही जो बड़े नेता, बड़े पद पर हैं, जिनके अपने बड़े स्कूल हैं, क्या उन स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला देंगे? वंचितों को दाखिला देंगे? क्या उनसे फीस नहीं वसूलेंगे? तमाम ऐसे नेता हैं जिनके खुद के स्कूल हैं और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम जो नेता, बड़े-बड़े कार्यकर्ता हैं जिनके खुद के स्कूल हैं, ये वादा करें टीवी पर आकर के या फिर बातें करें कि हम अपने स्कूलों में इन बच्चों को, गरीब वंचितों को स्कूल में एडमिशन देंगे, तब समझ में आता है कि शायद ये जो पीडीए की पाठशाला है, गरीबों और वंचितों के नाम पर चलाने की बात की जा रही है, ये उनके हक की बात कही जा रही है, लेकिन शायद इन दावों और हकीकत में सच्चाई बहुत अलग है। ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो स्कूलों में क्या होता है, शिक्षकों की स्थितियां क्या रहती हैं, सब देखते हैं। स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। आखिरकार प्राइवेट स्कूल लगातार खुलते चले जा रहे हैं। सरकारी इस विद्यालयों की स्थितियां इतनी खराब होती जा रही हैं कि जिस सरकारी स्कूल ने बड़े-बड़े अधिकारी दिए हों इस देश को, उन सरकारी विद्यालयों की हालात कैसे हैं, अगर दिखाए जाएंगे तो शायद आपको भी शर्म आने लगेगी सरकारी विद्यालयों का हाल क्या है। बच्चे मिड डे के लिए जाते हैं वहां पर, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बच्चे पढ़ने से ज्यादा वहां पर खाने के लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे स्कूलों का हालात है, टीचर ये बयां करते हैं, बताते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा खाना मिलता है, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। अगर शिक्षक एक मार्केटिंग एजेंट की तरह घर घर जाकर के बच्चों को लाने का काम करेगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं करूंगा क्योंकि हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो सुविधा देते हैं, आधुनिकीकरण दे रखा उन्होंने, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर आपको मिड डे मिलेगा। उस आधुनिकीकरण की बात कर रही है सरकार और शायद ये आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में स्कूल है, सबका आधुनिकीकरण इतना आसान नहीं होगा, धीरे धीरे समय लगेगा। अगर बच्चों की तादाद बढ़ती है इस आधुनिकीकरण के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, जो सरकार कह रही है, सरकार का दावा है कि ऐसा करने से
बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। और यही कारण है क्योंकि कोई भी स्कूल को चलाने के लिए वहां पर व्यवस्था होना बहुत अनिवार्य है। फिलहाल सरकार क्या करेगी वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम जो ये समाजवादी पार्टी हो या तमाम और दल हो, इनको भी सार्थक बातें करनी चाहिए और बच्चों के हित की बात करनी चाहिए। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, बताइए कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, आपको बता दें कि रायबरेली की सबसे बड़ी खबर है सुबह की। सरकार ने जो है, अगर बात करें भाजपा सरकार ने एक अभी बीच में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। और ये तोहफा जो वो रजिस्टर ऑफिस की लगा सरकार कुछ नहीं करी, तो इंद्रवीर, नेटवर्क में लगातार इशू है कुछ आपके? बात करने के लिए हमारे साथ जी इंद्रवीर, आप बात कीजिए। हमारे साथ रायबरेली से ब्रिजेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, सब रजिस्ट्रार हैं। हेलो। सरकार ने महिलाओं के लिए जो अब तक छूट 10 लाख रुपए तक करके 1% स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जाती थी, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है। 1 करोड़ तक के अचल संपत्ति के सर, आपके भी नेटवर्क में कुछ इशू है, फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। तब तक हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, एक सवाल है आपसे। पीडीए की पाठशाला आपने देखी होगी, स्टार्टिंग में चल रही थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब ये लगातार जो पीडीए की पाठशाला है जगह जगह लेकर के जा रहे हैं। आपके जिले से एक सांसद है, उनका एक बहुत बड़ा कॉलेज भी है, मतलब स्कूल है, बहुत सारी उनकी संस्थाएं चलती हैं। क्या उन संस्थाओं का हाल है कि वहां पर गरीबों और वंचितों का एडमिशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या कोई डिटेल है आपके पास जानकारी में कि बहुत सारी तादाद में, क्योंकि जिस तरीके से निकल करके बातें आ रही हैं और बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए अलग से स्कूल बनाएगी, तो क्या वो अपने नेताओं को ये आदेश देगी कि जो आपके स्कूल है, जो संस्थान है, बड़े बड़े संस्थान है, क्या आप उनमें गरीबों और वंचितों को एडमिशन दीजिए? बिल्कुल अखंड, देखिए बिल्कुल सही सवाल कहा है आपने और सही चीज कहा है और सही व्यक्ति के लिए कहा है। चुनाव था 2024 में लोकसभा का, 1 साल पहले से ही उनको टिकट घोषणा जो है समाजवादी पार्टी की ओर से कर दी गई थी। एसपी सिंह पटेल नाम है उनका। और चुनाव के 1 साल पहले से जब टिकट अनाउंस हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पे जहां जहां वो जाते थे, मिलते थे, कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं अपने प्रतापगढ़ वासियों को, क्योंकि उनकी वाइफ भी यहाँ से एमएलसी चुन के जा चुकी है, तो एमएलसी रह चुकी है, वो प्रतापगढ़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते, भले ही अन्य जिले के रहने वाले। लखनऊ में उनका सबसे बड़ा स्कूल चलता है, लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों में उनका सबसे बड़ा स्कूल है। फिलहाल पीडीए जो स्कूल की बात आप कर रहे हैं, भले ही समाजवादी पार्टी के काफी हाई प्रोफाइल के नेता हैं एसपी सिंह पटेल, लेकिन अगर बात करें तो अभी तक तो वो प्रतापगढ़ में दिखे नहीं है। फिलहाल पीडीए का स्कूल कहाँ चल रहा है अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, चुनाव के दौरान वादे बहुत किए गए थे कि गरीब तबके के बच्चों को अपने स्कूल में, एसपी सिंह पटेल ने भारी मन से ये कहा था कि अपने स्कूल में उनको एडमिशन दिलवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि उन्होंने भारी मन से कहा था कि उनको 1 रुपए तक खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि केवल चुनाव तक के लिए वादे थे या धरातल पे। फिलहाल जब आप 2 साल 1.5 साल कंप्लीट होने को है, क्या कहते हैं, चुनाव को 3 बार दिखे हैं शहर में, अभी तक दोबारा नहीं दिखे। स्कूलों की बात करें तो प्रतापगढ़ में उन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है गरीब तबके को लेकर के, तो मेरे हिसाब से पीडीए इनका यहाँ पे तो सफल नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो कहाँ पाठशाला चला रहे हैं, हम लोग भी खोजबीन कर ही रहे हैं। जब से पीडीए पाठशाला का नाम आया है तो हम लोग भी खोजबीन कर रहे हैं कि भैया पीडीए की पाठशाला कहाँ चल रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से पूछा कि भैया आपकी पाठशाला कहाँ है, तो उन्होंने कहा, वो हंस के अपना हमारे सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं। एसपी सिंह पटेल जब से सांसद बने हैं, मैं कहीं अभी आपको लाइव में दिखा सकता हूँ कि अगर मैं कॉल करूंगा तो ना उनके प्रतिनिधि का कॉल उठेगा।
बिल्कुल, अगर ज्ञानेंद्र अगर ऐसा हो सकता है तो एक बार कॉल मिलाइए और पूछिए कि पीडीए की पाठशाला जो चल रही है, और लाइव में देखना भी चाहेंगे कि आप क्या कितने गरीब वंचितों का एडमिशन हुआ है, क्या इस बारे में बता सकते हैं? अगर पूछ सकते हैं तो बिल्कुल पूछिए। जरा देखें तो पूरा उत्तर प्रदेश देखें कि समाजवादी पार्टी के सांसद है और उनका खुद का स्कूल है, कितने गरीब वंचितों का वहां पर एडमिशन हुआ है। क्योंकि एक खबर मैं आपको बताऊंगा राजधानी लखनऊ से है, बड़े-बड़े स्कूलों में रिसीव नहीं हो रही, कृपया थोड़ी देर। देखिए, मैंने कॉल लगाई, रिचार्ज भी उनके मोबाइल में नहीं है। सोचिए, मैंने कॉल तक लगाई है, अगर पब्लिक सुन पा रही है, कहिए मैं स्क्रीन पर दिखा दूं। ज्ञानेंद्र उन्होंने रखा हो आजकल की डेट में, एक लोगों के जब आम आदमियों के 1-2 नंबर होते हैं तो सांसद के और उनके प्रतिनिधियों के तो 2-4 नंबर होते हैं, और कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट होता है, कुछ व्यक्तिगत नंबर होता है कि पर्सनल नंबर जो होता है वो किन्हीं चुनिंदा लोगों के पास होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देखिए बेसिक सा सवाल है, आप बिल्कुल पीडीए की पाठशाला शुरू करिए, बहुत अच्छी पहल है। इस पहल की जितनी भी ज्यादा तारीफ की जाए कम नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कई पाठशाला, ऐसे कई एनजीओ हैं, लखनऊ में ही ऐसे कई एनजीओ हैं जो गरीबों को, वंचितों को फ्री ऑफ कॉस्ट सच में पढ़ा रहे हैं और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। वो अपने यहाँ पे बड़े-बड़े टीवी प्रोजेक्ट्स में फ्री लगा के पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी स्क्रीन में नहीं आते, किसी भी खबर उनकी नहीं आती, वो किसी भी जगह पर नहीं दिखते। लेकिन ऐसे लोग एक ओछी राजनीति करने के लिए, देखिए मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, जो सहारनपुर से आया है, वहां पर बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाने की बात हो रही है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम बच्चों को ज्ञान क्या दे रहे हैं? क्या किसी का नाम बताएंगे हम? हम अपने नेता को खुश करने के लिए बच्चों को राजनीतिकरण करेंगे, उनके परिवार वालों का नाम गिनाएंगे? हम क्या बताएंगे? क्या अमेरिका में ट्रंप पढ़ाएगा टी से ट्रंप पढ़ाया जाएगा? तो इंडिया में आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे मतलब नहीं। भारत में हम क्या कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो क्या सीखेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। क्या हम किसी का नाम जाने, ये महत्वपूर्ण होता है। और केवल अगर एक छोटी सी एक चीप कहते हैं ना कि एक छोटी ओछी राजनीति कह लीजिए, या फिर कह लीजिए केवल दिखावे की राजनीति कह लीजिए, कि कुछ दिनों के लिए हमें इस तरीके को केवल कोई लाइमलाइट करने के लिए तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं होता। और आपने तो फोन भी मिलाया, वो नंबर है भी नहीं ज्ञानेंद्र, देखिएगा लेकिन पता करिएगा। जैसा कि आपने बताया कि सांसद जी बहुत कम आते हैं प्रतापगढ़ से और शायद वहां से बिलोंग भी नहीं करते हैं, तो प्रतापगढ़ के लिए क्या कुछ कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी, और कितने गरीब और वंचितों का एडमिशन अपने स्कूल में कराएंगे ये भी कम से कम बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको भी अपने स्कूलों में ऐसे गरीब वंचितों को जरूर दाखिला देना चाहिए और पढ़ाना चाहिए निःशुल्क, वो भी, क्योंकि सरकार निःशुल्क पढ़ाई कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है, बिल्कुल पैसे नहीं लेती है। लेकिन राजनीति करना है और सबका उद्देश्य एक ही है, राजनीति। किसी को भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों के भविष्य से भी कोई लेना देना नहीं है। जब अपनी सरकारें आती हैं, जब खुद सत्ता में रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। शिक्षकों की स्थिति हो जाती है कि किसी को कुछ पैसा दे दो, स्कूल में शिक्षक तक नहीं आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि सांसद जी से फोन कर अगर टेलीफोनिक वार्ता हो जाए तो अलग विषय है, और अगर सामने से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूछिएगा कि अपनी पाठशाला में जो आप बहुत दिनों से संचालित कर रहे हैं, उस पाठशाला में कितने गरीबों और वंचितों का आपने एडमिशन करा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर इंद्रवीर से जुड़ेंगे, तब तक हमारे साथ चौधरी शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, कौन सी बड़ी खबर है आपके? जी, देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर जो है एक छात्र को जो है वो आत्महत्या कर लेती है, और जिसके बाद जो है उसका जो प्रकरण का पता चलता है वो आत्महत्या की क्या वजह थी, तो उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो एक युवक से तंग आकर, जो गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है, उससे तंग आकर उस युवती ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद जो है उस युवती ने जो है आत्महत्या कर ली, और जिसके बाद जो है उस परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि लगातार उस छात्रा को जो है वो लड़का तंग करता था, जिसके बाद जो है उसने लड़की ने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने जो है जो परिजन है उनकी तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो है जो आरोपी है वो मौके से फरार है, और पुलिस लगातार उसकी जो है तलाश में जुटी हुई है। हालांकि लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो जो युवती जो थी, जो छात्रा थी, वो रेलवे की जो तैयारी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साफ तौर से कि उस मंचले को किस तरीके से इस घटना, उस युवती को कितना बड़ा जो है नुकसान हुआ है। हालांकि परिजनों को भी इसमें जो है वो काफी रोष दिखाई दे रहा है। लगातार जो है पीड़ित के परिजन जो है हंगामा भी किया, लेकिन जब हंगामा किया तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जो है जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी राहुल। शहनवाज, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो मंचलों की वजह से
परेशान होकर के युवतियां आत्महत्या कर ले रही हैं। लेकिन ये मंचलों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की हरकतों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। तमाम ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में आ रही देखने को मिलती है, जहां पर इस तरीके से जो ये मंचले होते हैं, युवतियों को परेशान करते हैं, जिसके कारण युवती आकर के आत्महत्या कर लेती है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर है। अब सबसे बड़ी बात है कि कब तक वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो भी पीड़ित पक्ष है उसने तहरीर भी दे दी और ऐसे आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सलाखों के पीछे जाने के बाद भी इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आती, डर नहीं होता इनके बाद, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद कुछ आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी हम जरूर जेल से छूट जाएंगे, सलाखों से बाहर आ जाएंगे और फिर से वो उसी ढर्रे पर चले आते हैं। और शायद यही कारण है कि लगातार इस तरीके के अपराध जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार इस तरीके के कदम जो है युवती हो, छात्राएं हो, वो उठा रही हैं। एक खबर राजधानी से एक और है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यहां पर मंत्री, समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, जो कि आईपीएस रह चुके हैं, उन्होंने अपने ही निजी सचिव को गिरफ्तार करवा दिया। निजी सचिव के ऊपर वहां पर काम, जो संविदा पे काम कर रही थी एक महिला, उसने आरोप लगाया छेड़खानी का, जिसके बाद मंत्री ने खुद पुलिस को कॉल किया और अपने ही दफ्तर से, मुख्यालय से अपने निजी सचिव को गिरफ्तार कर दिया। वो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। ये मंत्री के निजी सचिव हैं और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री ने खुद पुलिस को कॉल करके इनको गिरफ्तार करवाया है। आपको बता दें कि संविदा पे जो कर्मी काम कर रहे थे वहां पर, उसने मंत्री शिकायत की कि जो उनके निजी सचिव हैं उनके साथ छेड़खानी करते हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिन भी उन्होंने छेड़खानी की थी, उससे 4-5 दिन पहले भी की थी। जब मंत्री वापस आए तो उनके पास वो कर्मी पहुंची और उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद खुद मंत्री ने फोन करके पुलिस को बुलाया और अपने निजी सचिव को पुलिस के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण फील्ड में रहते हैं, एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने 2022 में बीजेपी ज्वाइन की थी और मार्च में ही मंत्री बन गए थे। लेकिन जिस तरीके की उनकी कार्यशैली अपने आप में कई बार देखने को मिलता है कि वो कभी कूड़ा वाली गाड़ी में बैठ करके भ्रमण करते हैं, जो कूड़े का ढेर उठाते हैं, सफाई कर्मी होते हैं उनके साथ बातचीत भी करते हैं, तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और अब उनकी एक कार्रवाई अपने ही निजी सचिव के खिलाफ इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की है। जैसे कि पिछले भी कांवड़ यात्रा में बस्ती से हमने एक फुटेज भी भेजा, जिसमें देखा गया था कि कांवड़ियों द्वारा जो है पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। पुलिस के एसपी के स्वयं जो उसके एक हमराही थे, उसको पत्थर से भी मारा गया था, पत्थर उसको लग गया था, चोटें आ गई थी। और वहीं जो जिस तरह से उपद्रव कांवड़ माई यात्रा में हुआ था, फिलहाल उसको देखते हुए बस्ती पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तमाम ऐसी चीजें खंगाल रही थी, जिसके द्वारा आपको बता दें कि खंड लगभग जो है 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बाकी के जो भी 15 लोगों की चिन्हित किए गए, उनको बाकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में कहीं ना कहीं जो उपद्रव हुआ, जिस तरीके से जो घटना हुई कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी को लेकर वहां पे विवाद बढ़ता हुआ गया और आगजनी हो गई, गाड़ियां तोड़ी गई, मारपीट हुई, तमाम ऐसी चीजें हुई और जिसके घरों पे जो है पत्थर भी फेंके गए थे। फिलहाल उस सीसीटीवी के आधार पे, जांच के आधार पे पुलिस ने जो है उसमें मुकदमा 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी जो है उन लोगों की तलाश है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने साफ ये बताया हुआ है कि ये षड्यंत्र रच के जिस तरीके से ये उपद्रव फैलाया गया, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र की कांवड़ यात्रा में किसी तरह से जो है षड्यंत्र रचा जाए, जिसको लेकर यात्रा सफल ना हो। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सूबे थे कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम है कांवड़ यात्रा का, जो सामान को लेकर वो सही तरीके से, लेकिन कुछ यादों लोगों के नाम उसमें आए हुए हैं जो खास तौर पर चिन्ह, जिसे
संजीव यादव है, अजीत यादव, कुछ ऐसे यादव लोगों के खास नाम आए कि जिन लोगों के द्वारा ये किया गया। इन लोगों को धार्मिक हिंसा जो है वो फैलाने का एक आरोप लगाया गया, उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना होगा कि पुलिस जिस तरीके से पथराव हुआ, जो गाड़ियां तोड़ी गई थी, क्या किस हिसाब से पुलिस उसमें कार्रवाई करती थी। अब बाकी पुलिस उसमें जांच कर रही है, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर बाकी कार्रवाई कर, लेकिन कहीं ना ये साफ मंशा दिखाई पड़ रही है कि जिस तरीके से यादव लोगों के काफी नाम है मुकदमे में, नाम भी काफी यादव लोगों के आए, तो हो सकता हो पुलिस इसमें भी लगी, किसी तरह कोई षड्यंत्र षड्यंत्र न रचा गया हो। अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी। सीएम योगी ने भी इस तरीके की षड्यंत्र की बात की गई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, वो इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर तमाम जो ऐसी गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे रहे हैं कि माहौल खराब हो। बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन पुलिस के लिए एक बहुत पेचीदा सवाल है और उन लोगों तक पहुंचना भी, अगर पुलिस पहुंचती है, क्योंकि साजिश प्लानिंग होती है और इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान में किसी तरीके की कोई विवाद पैदा करने के लिए, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। फिलहाल क्या पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है या फिर केवल चिन्हित किया है जितेंद्र? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस का साफ ये कहना है कि उसमें जांच चल रही है, जांच के आधार पे जो भी विधिक कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है अखंड, कि जांच किस आधार पे की जाएगी। आपने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, तो मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये होता है कि आपने जांच कर लिया होगा, क्योंकि जिस तरीके से नाम उन लोगों के आए हैं, 8 लोगों का नाम उसमें डाला गया है, दर्ज किया गया है, तो स्वाभाविक बात है बिना जांच के तो मुकदमा दर्ज किया नहीं गया। लेकिन फिलहाल पुलिस का यही मानना है कि जांच चल रही है। गुरदोष आधार पे जो भी जिस तरीके से और भी लोग जो उसमें फरार है या जो लोग अभी मिल नहीं रहे हैं, बाकी के जो नाम मिसिंग है, कहीं ना कहीं उनकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। जब उनके उनकी गिरफ्तारी कब करनी है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये अभी जिस तरीके से जिस तरह से पुलिस द्वारा साफ इस बारे में बात की गई, लेकिन कहीं ये होल्ड पे रखा गया है कि जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, पुलिस क्या कार्रवाई करती है और दोषियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जांच के नाम पर बहुत सारी चीजें होती है, पर जांच में कुछ निकल करके सामने आए, कुछ जो आरोपी हों या जो दोषी हों, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, तब समझ में आता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ऐसे लोग हैं समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, और ऐसी एक पवित्र धार्मिक यात्रा में इस तरीके का विद्रोह कराने का या साजिश के तहत कोई काम कराने से जिससे बवाल मचे, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को इनको तलाश करके सलाखों के पीछे जरूर भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जितेंद्र। अमित राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कौन सी बड़ी खबर है? जी सर, बता दें कि देवरिया में एक हैरान कर देने वाला और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के दो अलग अलग इलाके में दो नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के दो नाबालिग लड़कियां विगत 24 और 27 जुलाई को अपने घर से मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बच्चियां कक्षा 10वीं की छात्र है और नाबालिग है। उन्हें पाला फुसला कर अपने साथ मुस्लिम लड़कियों ने फरार कर लिया है, जिससे ये बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस अभी चैन की सांस ले रहा है और गहरी नींद में सोया हुआ है। इस पूरे मामले में केवल मुकदमा अभी दर्ज किया गया है और 1 सप्ताह से ऊपर हो जाने के बाद अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और वहीं बताते चले कि देवरिया के जो सदर विधायक सलमबड़ी त्रिपाठी हैं, जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने एक पत्र लिखकर डीजीपी को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग भी किया है। और पत्र में कहा है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र और बैतालपुर के भोली भाली लड़कियां जो नाबालिग अनुसूचित और पिछड़ी जात की हैं और उन्हें मुस्लिम के लड़कों ने बहला फुसलाकर उन्हें भगा ले गया है। जिस गांव का मामला है वहां आरोपी समीर अंसारी, जिसने नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उसे घर से लेकर फरार हो गया। पूरी घटना का वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा उसमें भी कैद हो गया है और लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसने पीड़ित बच्ची को बुर्खा पहनाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरा मामला एक और है गांव का, जहां वहां पे भी नाबालिग लड़की है जो कक्षा 10वीं की छात्र है। गांव के ही सैनुल ने बच्ची को बहला फुसलाकर लेकर फरार हो गया है। इस मामले में जब पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया और इस बात को रखा गया तो उन्होंने बताया कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है और इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई आगे की जाएगी। आपके द्वारा इस मामले को संज्ञान में लाया गया है। वहीं बता दें कि इस मामले पर बीजेपी विधायक जो सलमबड़ी त्रिपाठी है, उन्होंने कहा है कि डीजीपी को पत्र लिखकर और कार्रवाई की मांग किया है और इस पूरे प्रकरण के उच्च अधिकारियों से जांच करने की
मांग की है और लव जिहाद का ये प्रकरण बताया है। जी। अब ये बताइए, वहाँ के विधायक डीजीपी को भी पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ के जो जिला के जो अधिकारी हैं, उनके तो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके पास तो कुछ जानकारी होगी कि क्या विधायक डायरेक्ट डीजीपी को पत्र लिख दे रहे हैं? क्या जिले के जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं? उनको जानकारी नहीं इस मामले में? और अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक़्त बीत चुका है, पीड़ित परिवार इस चीज़ की न्याय की गुहार लगा रहा है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, उनको सलाखों को पीछे भेजने की बात कर, तो देवरिया पुलिस के हाथ खाली है अभी भी। लव जिहाद का जी, मामला लगातार खबरों में बना हुआ है। मुख्यमंत्री इस पर डायरेक्ट उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि इस मामले में एक्शन लिया जाए और इस तरह की घटनाएं, वो भी नाबालिग बच्चियों के साथ जो नासमझ होती हैं, उनके साथ इस तरीके का कृत्य किया गया है। तो आखिरकार देवरिया पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों हैं? विधायक लेटर लिख रहे हैं, वो भी डीजीपी को लिख रहे हैं। क्या देवरिया पुलिस को समझ में नहीं आता कि क्या कोई कार्रवाई करनी चाहिए? इस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरा का पूरा धर्मांतरण रैकेट की लगातार बात चल रही है यहाँ पर। इस तरीके के पूरे एक साजिश का खुलासा हो रहा है और इस तरीके से भी क्या क्या जो मुख्य जांच एजेंसी है, क्या एसटीएफ, एटीएस, इसी तरीके की एजेंसीज के ऊपर सारी जिम्मेदारी है? जो जिले की पुलिस है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं कि इस तरीके के गिरोह हो या संगठित गिरोह है? कौन है ये लोग? क्या किसी गिरोह की तरह काम कर रहे हैं? वहां पर ना सिर्फ ये धर्मांतरण करा रहे हैं, बल्कि इन लड़कियों के साथ बहुत सारी चीजें निकल करके आती है सामने। आप बीती कई लड़कियों ने सुनाई है, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। फिर भी अगर हम सोए हुए हैं, तो कब जागेंगे नींद से? कब जागेंगे नींद से? कम से कम जो आरोपी है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो। बात करिएगा अमित, अपने उच्च अधिकारियों से एक बार पूछिएगा वहां पर अधिकारियों से कि आखिरकार कितना और समय लेंगे आप इन लोगों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए? बहुत समय बीत चुका है। थोड़ा बहुत समय नहीं, 1 हफ्ते का समय थोड़ा बहुत छोटा मोटा समय नहीं होता, एक अच्छा खासा समय होता है। और अगर वो समय निकल गया है, तो अगर आपके हाथ खाली है, तो आप पर सवाल जरूर खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शहनवाज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शहनवाज बताइए। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है वो जनपद अमरोहा के थाना शादनगरी क्षेत्र का गांव बिना का है, जहां पर जो है एक छात्रा ने जो है वो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का जो कारण का जो स्पष्ट पता चला कि तो उसमें यह है कि जो एक मंचला था, उसकी जो परेशानी, उसकी जो ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी परेशानी की वजह से जो है उस लड़की ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि जो जब इस घटना के बाद जो है इलाके में जो है वो सनसनी का माहौल है, उसके बाद जो है परिजनों का जो है वो रो रो का बुरा हाल है। हालांकि जो पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो परिजन है, उन परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग इसमें आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, देखिए आगे सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो वो छात्रा है, वो गांव का ही रहने वाला युवक है, जिसको जो लगातार उसको परेशान कर रहा था, लगातार उसको जो है प्रताड़ित कर रहा था। उसने जो है जब प्रताड़ित ज्यादा, जो छात्रा थी जब ज्यादा प्रताड़ित हुई, तो उसने जो है इतना बड़ा कदम उठाया। आज वो आप कह सकते हैं कि वो जो युवती है, वो छात्रा है, आज वो क्या हुआ, उसके जो परिजन जो है उनका जो है रो रो का बुरा हाल है। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। जी आखंड। शहनवाज, एक सवाल है, क्या पीड़ित के जो परिवार, मतलब जो पीड़ित परिवार है, क्या उसने पहले भी कोई कंप्लेन दी थी पुलिस थाने में? क्योंकि अगर इस तरीके से कोई युवक एक युवती को परेशान करता है, तो उससे पहले भी क्या कोई शिकायत कर रखी थी? ऐसी कोई शिकायत की बात निकल करके सामने आ रही है? लगातार जो है जब इसकी जो घटना, जब परिजनों ने लड़की ने जो अपने परिजनों को जो सारी बात है वो बताई, और बताया कि परिजनों से जो क्या नाम है कि मेरा जो गाँव का ही युवक है और वो रिश्ते का चाचा भी लगता है। और उसके बाद जो है जब उस परिजनों ने जो है थाने में तहरीर दी थी, लेकिन इस मामले को जो है वो रफा दफा कर दिया गया था। दोनों को जो है पंचायत में इसको सुलझा दिया गया था। लेकिन इस घटना के बाद जब उस लड़की ने जो है ना अपने परिजनों को इसकी कोई भनक तक की नहीं दी। हालांकि जब इस चीज से ये लगता है कि लड़की कितनी परेशान थी, लड़की जो है काफी जो है वो जो टॉर्चर हो रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि जो पुलिस के जो जो तहरीर है, उसके जो परिजनों ने जो तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। हाँ बिल्कुल शहनवाज, ऐसे आरोपियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, खुलेआम घूमने की बिल्कुल भी, अगर पुलिस को तो कम से कम ऐसा काम करना चाहिए कि वो कभी भी खुलेआम घूम ना सके। क्योंकि देखिए ऐसे अपराधी हैं, ये मन चले हैं और ये मन इनका बढ़ा भी हुआ है कि लगातार अपराधियों के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस के खिलाफ सरकार काम कर रही है और पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन अपराधी को कोई बिल्कुल खौफ नहीं है। उनकी वजह से आज एक बच्ची को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। और आत्महत्या का कदम तभी व्यक्ति उठाता है जब
वो बहुत परेशान होता है। अपने परिवार वालों को भी उसने अपनी आप बीती बताई, सब कुछ बताया, पंचायत भी हुई, लेकिन पंचायत में क्या कुछ हुआ होगा कि आज उस बेटी ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल आरोपी को ऐसी सजा मिले कि कम से कम वो ताउम्र याद रखे। एक युवती ने अपनी जान गंवा दी है, आत्महत्या कर ली है, लेकिन ऐसे आरोपियों को बिल्कुल भी खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। शहनवाज, एक बार अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार क्या कौन-कौन सी टीमें गठित की? क्योंकि आमतौर पर जब अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की जाती है, जब वो फरार हो जाते हैं, तो क्या पुलिस की कोई और टीम भी उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है कुछ टीमें? देखिए, हमने जब लगातार पुलिस से जानकारी करी है, पुलिस से जानकारी प्रयास भी किया, तो लगातार पुलिस जो है ये कह रही है कि जो आरोपी है उनको जो है सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी और उसको जल्द से जल्द आरोपी जो भी होगा उसको पकड़ा जाएगा। हालांकि जो परिजनों का स्पष्ट साफ कहना है, लड़की ने सुसाइड नोट पर लिखा है कि सुसाइड नोट जो पेपर होता है उसको जो लोग फाड़ देते हैं, लेकिन जो हाथ पे जो लिखा हुआ है, आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उस मृत्यु की जो छात्रा है, उस छात्रा ने साफ तौर से अपने हाथ पे लिखा, सुसाइड खुद लिखा कि जो कागज पे जो लिखा जाता है लोग उसको फाड़ देते हैं, लेकिन हाथ पे लिखा हुआ जो होता है उसको कोई नहीं फाड़ेगा। वो लड़की खुद ये बयान करके गई है कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सब जब इसी हिसाब से जो लगातार पुलिस जो है पुलिस जो आरोपी है उसकी तलाश भी है और परिजनों के आधार पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस उसको आरोपी को पकड़ने का भी प्रयास कर रही है। जी आकाश। बिल्कुल, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पुलिस सलाखों के पीछे, यही उस एक पीड़िता को न्याय के लिए एक सबसे बड़ा कदम यही होगा, क्योंकि साथ ही साथ सलाखों के पीछे ऐसे जाए कि वापस ना आ पाए। बहुत से लोग, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जो काम होते हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ दिनों के बाद बरी हो जाते हैं या छूट जाते हैं, सलाखों से बाहर निकल के आते हैं, फिर वो वही किसी इसी काम को किसी और को फँसाने का काम करते हैं, जिससे कोई और ज़िंदगी भी होती है, वो उसे भी लीलने का काम करते हैं। तो ऐसे दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाज़िर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।